Ratna Bhushan, a friend, motivator, and guide to IAS aspirant, international motivational speaker, leadership trainer, CEO, coach, political strategist, and policy advisor. Welcome to ASG IAS. ASG IAS believe in quality, commitment, and success. CAP, Current Affairs Program. Current Affairs Program. It is today 28 May 2020. Important facts of today's newspaper shows the Hindu and Navbharat Times. Listening is very powerful. दोस्तों, जो फैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट होगा उसे मैं 5 टाइम्स रिपीट करूंगा, जिसे आप ज़रूर नोट करें, एक अलग नोटबुक बना लें और करते जाएं। इंपॉर्टेंट फैक्ट इज कोरोना से लड़ाई लंबी चलने वाली है। इस पर आने वाले खर्च की अनदेखी नहीं की जा सकती। खोजना होगा कारगर और सस्ता तरीका। ब्राज़ील ने कोविड का सामना करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। निर्णय लिया कि जितना संक्रमण होता है उसे बर्दाश्त कर अपने नागरिकों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जाए। उस देश में जितने लोग मरे उनका आर्थिक मूल्य वहाँ की सरकार अदा किया। व्यक्ति के जीवन का आर्थिक मूल्य आंकने के लिए अर्थशास्त्र में लोगों से पूछा जाता है कि एक वर्ष अधिक जीने के लिए वे कितनी रकम देने को तैयार होंगे। मान लीजिए सामान्य व्यक्ति एक वर्ष अतिरिक्त जीने के लिए 2 लाख रुपए देने को तैयार है और उसकी वर्तमान आयु 50 वर्ष है, जबकि नागरिकों की औसत आयु 70 वर्ष है। औसत के अनुसार उसकी 20 वर्ष की आयु शेष है। तब उसकी आज का आर्थिक मूल्य 20 वर्ष गुणे 2 लाख रुपये यानी कि 40 लाख रुपये होगा। हर व्यक्ति पर नज़र। अमेरिका में उपरोक्त आधार पर एक मृत्यु का आर्थिक मूल्य 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर आंका गया। ब्राज़ील का 50 लाख डॉलर मान लें तो अपने यहाँ हुई 21,000 मौतों का आर्थिक मूल्य 110 अरब डॉलर ब्राज़ील अदा कर चुका है, जो उसकी जीडीपी का 6% बैठता है। मौत का सिलसिला वहाँ थमा नहीं है, अतः कुल आर्थिक मूल्य बहुत भारी पड़ेगा। यह उपाय हर जगह के लिए माननीय। चीन ने विशेष ध्यान कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर दिया। हर व्यक्ति जो सड़क पर आता है उसके आवागमन पर कंप्यूटर से नज़र रखी जाती है। किसी भी दुकान में प्रवेश करते समय उसे कंप्यूटर से स्वीकृति लेनी पड़ती है और बाहर निकलते समय बताना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो तत्काल कंप्यूटर से ज्ञात होता है कि वह किन लोगों के संपर्क में आया होगा। इसे पता करना खास मुश्किल नहीं होता कि किन लोगों में संक्रमण फैलने का अंदेशा है और किन्हें क्वारंटाइन में रखने की ज़रूरत है। इस व्यवस्था के साथ गड़बड़ी यह है कि इसमें सूचना के दुरुपयोग की भारी संभावना है, क्योंकि हर व्यक्ति किसी समय यहाँ पर कहाँ पर गया, किससे मिला, किससे सूचना सरकार के पास पहुँच जाती है। सरकार अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर शिकंजा कस सकती है। फिर यह व्यवस्था मुफ्त तो नहीं है, इसे लागू करने का भी खर्च आएगा। हर दुकान में सेंसर लगाने होंगे। अपने देश के लिहाज से देखें तो यह इंटरनेट का प्रसार भी इतना ज़्यादा नहीं है कि संपूर्ण जनता को एक ऐप के माध्यम से ट्रेस किया जा सके। इसलिए चीन की यह व्यवस्था हमारे व्यवहारिक नहीं दिखती। न्यूजीलैंड में सोशल डिस्टेंसिंग को बखूबी अपनाया गया। इसका भी आर्थिक मूल्य, उदाहरण के लिए फैक्ट्री में उत्पादन आदि पर, कंस्ट्रक्शन कार्यों पर सरकार ने रोक लगाई, जिससे आर्थिक गतिविधियाँ मंदी पड़ गई। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस मूल्य को कम किया जा सकता है। उपाय है कि हम सभी उत्पादक संस्थानों को पूरी तरह से कार्य करने की छूट दें, बशर्ते वे सरकारी कोरोना निरीक्षक के नियुक्ति के लिए सरकार के आवेदन दें और उसकी सेवाएं हासिल करने के लिए सरकार को धन उपलब्ध कराएं। जैसे आपकी फैक्ट्री में 100 कर्मी काम करते हैं, आप एक कोरोना निरीक्षक की नियुक्ति कर सकते हैं। निरीक्षक की जिम्मेदारी होगी वह आपके संस्थान में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित करें। आपको निरीक्षक का वेतन सरकार को देना होगा। ऐसा करने से सरकार पर स्वास्थ्य निरीक्षकों पर भार नहीं पड़ेगा और हमारी आर्थिक गतिविधियां चालू हो जाएंगी। सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन भी हो सकेगा। अपने देश में लगभग 1 करोड़ सरकारी अध्यापक हैं। जिन विद्यालयों में छात्रों की संख्या कम है उन्हें पूर्णतः बंद किया जा सकता है। इससे उपलब्ध हुए शिक्षकों को वर्तमान संकट की अवधि के लिए कोरोना निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। औद्योगिक, शैक्षिक और अन्य संस्थानों के इन कोरोना निरीक्षकों की देखरेख में खोला जा सकता है। भारतीय रेल के लगभग 16 लाख कर्मचारी हैं। ट्रेनों और स्टेशनों की संख्या को आधा किया जा सकता है। उपलब्ध हुई कर्मियों को कोरोना निरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। प्रत्येक डिब्बे में एक कोरोना निरीक्षक को नियुक्त किया जा सकता है जो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का अनुपालन कराए और तदनुसार रेल टिकट का मूल्य बढ़ाया जा सकता है। बसों की भी संख्या कम करते हुए कोरोना निरीक्षक को नियुक्त किया जा सकता है। ऐसा करके हम देश की अर्थव्यवस्था को तत्काल चालू कर सकते हैं। इन उपायों को लागू करने में सरकार पर तनिक भी बोझ नहीं पड़ेगा।
एक और यह उपाय है कि अपनी जनता से इम्यूनिटी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं। आयुर्वेद में हमारी जीवन शैली में हल्दी, तुलसी, नीम, अदरक, मुलेठी आदि के प्रयोग को इम्यूनिटी बढ़ाने का रोग बल होता है। सरकार जनता को प्रेरित करके इनका सेवन बढ़ाए। सरकार अभियान शुरू करे जिसके अंतर्गत इम्यूनिटी बढ़ाने वाले वस्तुओं का पैकेट बनाकर देश के हर नागरिकों के घर पहुँचाया जाए। उत्तराखंड सरकार ने मेरे घर पर मुफ्त सैनिटाइजर और मास्क भेजा। इसी प्रकार हल्दी, नीम आदि के पैकेट बनाकर देश के हर परिवार को वितरित किया जाए, जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी और कोरोना का संकट कम हो जाएगा। बताया जाता है कि गंगा नदी के पानी में विशेष प्रकार के जैविक तत्व होते हैं जो रोग कारक वायरसों को रोकने में प्रभावी हो सकते हैं। अतः पैकेट में गंगा जल की एक शीशी भी पहुंचाई जा सकती है। देश के नागरिक स्वयं कोरोना के संकट से लड़ने के सक्षम हो जाएंगे और इसमें खर्च भी बहुत मामूली आएगा। सरकार को चाहिए कि इन उपायों का आर्थिक मूल्यांकन करे और सस्ते तथा कारगर उपायों को लागू करे। इस आर्टिकल को लिखने वाले व्यक्ति का नाम है श्री भरत झुनझुनवाला। भरत झुनझुनवाला। The next important news is how India can become a self-reliant. How India can become a self-reliant. There needs to be a significant government reinvestment in public sector undertakings and R&D. Written by D. Raghunandan. Addressing the nation on the COVID-19 pandemic, the Prime Minister Narendra Modi emphasized the necessity of a self-reliant India. He said the need was brought home by the absence of the domestic productions of the personal protective equipment PPE when COVID-19 struck. But India initiated and quickly ramped up PPE production. Mr. Modi said there needs to be improvement in quality and domestic supply chains going forward. If this is to happen though, India will have to make a major course changes to development strategy. Much has changed since the self-reliant model of the Nehruvian era. So perspective of Indian self-reliance in science and technology and industry is globalized world is long overdue, not globally competitive. Self-reliance in state-run heavy industry and strategic sectors in the decades following independence had placed India ahead of the most developing countries. In the 1970s and 80s, however, India did not modernize these industries to climb higher on the technological ladder. The private sector, which had lacked the state-run core sector approach in its Bombay plan, state content with the nearly monopoly conditions, non-core sectors in the protective market. Little effort was made to modernize light to industry or develop contemporary consumer product. India's industrial ecosystem was thus characterized by low productivity, poor quality and low technology and was globally uncompetitive. India completely missed out a third industrial revolution comprising electronic goods, micro products, personal computer, mobile phones, decentralized manufacturing and global value chains during so-called lost decade. Today, India is the world's second largest smartphone market. However, it does not make any of these phones itself, manufacturing only a small fraction of the solar photo cells modules currently used with the ambitious project